हैज़ बीन कॉन्ट्राडिक्टेड बाय सेइंग दिस कि दो एडवर्टिजमेंट में बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, लैक्स में अमाउंट इन्वॉल्व होता है, बट एक टाइम में हम वाइडर ऑडियंस को कवर कर रहे हैं, एक टाइम में हम अपना मैसेज बहुत लोगों में रीच करवा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो पर यूनिट जो हमारा टारगेट था, पर यूनिट कॉस्ट थी, वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। एज़ कम्पेयर्ड अगर हम एक एक पर्सन के पास जाके एडवर्टाइज करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा एंड कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। बट इन केस अगर हम एक ही टाइम पे इतनी सारी ऑडियंस को कवर कर रहे हैं तो हमारी पर यूनिट जो कॉस्ट है दैट विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो जो ये ऑब्जेक्शन थी, इट एड्स टू कॉस्ट, इसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट इस वे में किया। देन इट नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इज दैट इट अंडरमाइंस सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू को ये कैसे अंडरमाइन करता है एडवर्टिजमेंट? एडवर्टिजमेंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म क्रिएट कर देता है। दैट मीन्स कंटिन्यूसली न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की एडवर्टिजमेंट आती है, इतने ब्रांड्स की एडवर्टिजमेंट आती है, तो मे बी इफ़ दे आर नॉट, अगर उनको नीड भी नहीं होती है, स्टिल जो पर्सनस हैं दे गो एंड बाय द प्रोडक्ट बिकॉज एज अ स्टेटस सिंबल। वो एडवर्टिजमेंट में देखते हैं और वो जाते हैं उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को वो बाय करते हैं और जो ओल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। दो अभी वो प्रोडक्ट्स को वो यूज़ भी कर सकते हैं, बट स्टिल दे डिस्कार्ड दोज प्रोडक्ट्स एंड बाय द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इसको हमने क्रिटिसाइज कैसे किया इस ऑब्जेक्शन को? वी हैव सेड दैट एडवर्टाइजिंग जो है वो एक्चुअली में इन्फॉर्म करती है न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग, वो अंडरमाइन नहीं करती है सोशल वैल्यूज़ को। दैट मीन्स कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बाय करना, दे कैन बाय। तो एडवर्टाइजिंग ऑन दी होल बेसिस सबको इन्फॉर्म करती है अबाउट दी न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन लॉन्च्ड। Then third objection was it confuses the buyer rather than helping. नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये थी कि जो एडवर्टीजमेंट है वो हेल्प करने के बजाय बायर को कंफ्यूज कर देती है। कंफ्यूज कैसे करती है? देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट आती है, तो बायर कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कौन सा ब्रांड बाय करना चाहिए, बिकॉज एवरी ब्रांड मेक्स अ प्रॉमिस कि उनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, 100% सेटिस्फैक्शन है, तो बायर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस ऑब्जेक्शन को हमने कैसे अंडरमाइन किया, कैसे क्रिटिसाइज किया? जो एडवर्टीजमेंट है एक्चुअली में वो इन्फॉर्म करती है बायर को कि कौन सा प्रोडक्ट सर्विस उसको बाय करना चाहिए, एजुकेट करती है, उनको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो कंफ्यूज करने की बजाय उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट एडवर्टाइजमेंट जो होती है ये बायर को कंफ्यूज करती है रेदर देन हेल्पिंग, बिकॉज इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो बायर उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। इतने सारे ब्रांड्स हैं एंड एवरी ब्रांड इज़ मेकिंग अ प्रॉमिस कि दे विल सेटिस्फाई देयर नीड, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बट एक्चुअली में हमने इस जो ऑब्जेक्शन थी एडवर्टीजमेंट की उसको कैसे क्रिटिसाइज किया कि जो एडवर्टीजमेंट है वो हेल्प करती है न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लॉन्च इन्फॉर्म करने में। तो इट इज़ नॉट करेक्ट दैट एडवर्टीजमेंट जो होती है वो प्रॉपरली इन्फॉर्म कर रही है, ना कि वो उनको कंफ्यूज करती है, बल्कि वो एजुकेट कर रही है कि क्या प्रोडक्ट के फीचर्स है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं और उनको कौन सा ब्रांड बाय करना चाहिए। उनको ब्रांड का मेनली प्रोडक्ट का वो विजुअली भी शो कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स। तो कंज्यूमर इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो खुद चूज़ कर सकता है, उसको चॉइस मिलती है इतनी कि उसमें से वो चूज़ कर सकता है कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेट है उसके लिए या कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है जो उसको बाय करना चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट हेल्प करती है उसकी बाय करने में, वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस उसको प्रोवाइड करके। देन नेक्स्ट इज इट एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन एडवर्टीजमेंट पे हमने क्या रेज की थी? दैट इट एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स। जो इंफीरियर गुड्स होती हैं, इट इज़ सेट कि जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं जो उनके गुड्स सेल नहीं होती है, इंफीरियर क्वालिटी की होती है, उनको अच्छे वे में एडवर्टाइज करके देन वो उनको सेल कर देते हैं एंड कस्टमर्स को वो बहुत अच्छे वे में शो करते हैं एडवर्टीजमेंट में, बट एक्चुअली में वो उस क्वालिटी की नहीं होती है, वो इंफीरियर क्वालिटी की होती हैं वो गुड्स। सो दैट इज़ वाई ये ऑब्जेक्शन थी एडवर्टीजमेंट पे। बट एक्चुअली में इस ऑब्जेक्शन को कैसे डिफीट किया गया, कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया गया? इट इज़ सेड दैट कि जो एडवर्टीजमेंट होती है, इन कोई भी गुड जो भी इंफीरियर सुपीरियर होती है वो डिपेंड करता है बायर के स्टेटस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सेम अगर
लाइक इफ़ वी आर सेइंग कि जो मस्टर्ड ऑयल है वो एक रिच अपर क्लास जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर्सन के लिए वो इन्फीरियर गुड है, बट जो लोअर क्लास है उनके लिए वो गुड इन्फीरियर नहीं है, वो उनके लिए नॉर्मल गुड है। तो ये बायर जो होता है उसकी इनकम उसके स्टेटस पे इन्फ्योरिटी डिपेंड करती है। सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन कि जो एडवर्टीजमेंट है वो इन्फीरियर गुड्स की प्रमोट करती है। ये जो ऑब्जेक्शन थी इसको हमने क्रिटिसाइज कर दिया, बिकॉज इन्फीरियर और सुपीरियर वी कांट से एनी प्रोडक्ट इज inferior or superior on our own basis because it depends upon the buyer's status and his income. So these were the some of the objections to the advertising. कुछ उसके against objections थी जिनको criticize भी किया गया साथ में साथ। That means कि advertisement जो होती है वो किस way में benefit भी करती हैं अगर उनके कुछ demerits हैं तो। With this advertising is over. Next is personal selling. पर्सनल सेलिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एज पर्सनल सेलिंग में मेनली डोर टू डोर सेलिंग होती है। पर्टिकुलरली एक जो हमारा बायर होता है, जो सेलर और एडवर्टाइज़र होता है, एक बायर को वो कवर करता है, डोर टू डोर सेलिंग करता है, उनको कन्विंस करने के लिए ट्राई करता है, उनको परसुएट करने के लिए ट्राई करता है। सो इन दिस वी हैव पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मीन्स पर्सनल फॉर्म टू वे फेस टू फेस कम्युनिकेशन। पर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं। सेलर बायर को एजुकेट करता है, उनके साथ डील करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है, उनको प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करता है, तो पर्सनल रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल टूल ऑफ प्रमोशन। फ्लेक्सिबल टूल ये क्यों है? बिकॉज मैसेज कैन बी ऑल्टर्ड एज पर दी बायर्स अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी बायर को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज क्लियर हो रही है या उसको टेक्निकल लैंग्वेज नहीं क्लियर हो रही, तो जो सेलर है, जो पर्सनल सेलर है, वो उसको ईजी टर्म्स में एक्सप्लेन करके मैसेज को ऑल्टर भी कर सकता है। सो इट इज़ फ्लेक्सिबल। So there are some merits of personal selling. Firstly flexibility, as we have just discussed कि flexible है, मैसेज को हम ऑल्टर कर सकते हैं। डायरेक्ट फीडबैक, डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है तो हमें साथ के साथ ही फीडबैक जो होता है वो मिल जाता है। देन मिनिमम वेस्टेज, वेस्टेज जो होती है दैट कैन बी मिनिमाइज बिकॉज हम अपने टारगेट कस्टमर्स को ही कॉन्टैक्ट करते हैं। इन एडवर्टीजमेंट वी डोंट नो कि हमारा मैसेज हमारे टारगेट कस्टमर्स तक जा रहा है या नहीं जा रहा, बट इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग वी आर मेकिंग अ मैसेज अवेलेबल टू आवर टारगेट ऑडियंस। देन देयर आर सम क्वालिटीज़ ऑफ अ सेल्समैन, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक सेल्समैन में होनी चाहिए ताकि तभी ही वो कन्विंस कर सकता है कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। फर्स्ट क्वालिटी इज़ फिजिकल क्वालिटीज़, दैट मीन्स ही शुड बी गुड लुकिंग, टॉल एंड स्मार्ट हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो उसकी। साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, अच्छा बिहेवियर हो, मेंटली इंटेलिजेंट हो, वो हेल्दी हो, साइकोलॉजिकली अच्छा बिहेव करे। देन टेक्निकल क्वालिटीज़, प्रोडक्ट के बारे में उसको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, जो भी उसकी टेक्निकल कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है वो सब कुछ उसको पता होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एज पर्सनल सेलिंग इज टू वे कम्युनिकेशन, तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। अगर वो अपने मैसेज को क्लियरली नहीं ट्रांसलेट नहीं रीच करवा पा रहा तो प्रोडक्ट कंज्यूमर कन्विंस नहीं होएगा प्रोडक्ट बाय करने के लिए, तो कम्युनिकेट बहुत अच्छे और क्लियर मैनर में करना है। देन ही शुड बी ऑनेस्ट, दैट मीन्स कि जो एक अच्छा सेल्स पर्सन होता है ही शुड नॉट ट्राई टू विन दी कस्टमर्स हार्ट बाय गिविंग फॉल्स प्रोमिसेस दैट ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है, ये इस वे में चेंजेस कर देगा। उसको ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी डीलिंग्स में एंड जो प्रोडक्ट के एक्चुअल बेनिफिट्स है वही कन्वे करने चाहिए। टैक्टफुलनेस, ही शुड हैव द टैक्ट बिकॉज डिफरेंट ह्यूमन बींग्स डिफरेंट होते हैं। लाइक व्हेन जब भी कोई एडवर्टाइज़र या सेल्समैन जा रहा है तो कई इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत अच्छे वे में ट्रीट करेंगे, बट कई इंडिविजुअल्स हैं जो ज़्यादा पेशेंस नहीं होती, जिनमें जो बहुत इम्पेशेंट होते हैं। तो अच्छे सेल्समैन के पास टैक्ट होना चाहिए हर टाइप के इंडिविजुअल से डील करने के लिए। लास्ट इज परसिस्टेंट, persistent means he should have the ability to convince the consumer। फर्स्ट और सेकंड टाइम में कंज्यूमर डेफिनेटली मना करेगा प्रोडक्ट को बाय करने से, बट सेल्समैन को परसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने कंज्यूमर को कन्विंस कर पाए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। देन नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। थर्ड मेथड ऑफ प्रमोशन इज सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, वी यूज़ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। शॉर्ट टर्म हम उनको प्लस पॉइंट्स कुछ ऑफर्स दे रहे हैं जिससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। सो समटाइम्स कंपनी ऑल्सो यूज दिस सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स फॉर देयर ट्रेड्समैन और मिडल मैन, बट हेयर वील कवर द सेल्स प्रमोशन टूल्स और टेक्निक्स दैट आर गिवन टू फाइनल कंज्यूमर। सो एग्जाम्पल डिस्काउंट
और बाय 1 एंड गेट 1 फ्री, दिस टाइप ऑफ ऑफर्स जो हम देते हैं इनको हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन और शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स. सो दे आर ऑफ कैटेगरीज. फर्स्ट इज रिबेट. रिबेट मीन्स कि जब हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को किसी स्पेशल प्राइस पे दे रहे हैं, एंड इसका मेन पर्पस क्या है, जो भी हमारी एक्सेस इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसको क्लियर करने के लिए. लाइक वी सी समर सेल, विंटर सेल, जिसमें हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल मारुति हैज़ सोल्ड हिज एस्टीम कार्स एट 30,000 रुपीज़ ऑफ उन्होंने दिया, स्पेशल प्राइस पे उन्होंने दिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो ऐसा कंपनीज ये स्पेशल प्राइस पे क्यों गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करती हैं कि अगर उनकी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो क्लियर नहीं हो रही है, इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी टाइम से उनकी पड़ी हुई है, तो उसको क्लियर करने के लिए दे मेनली डू दिस सेलिंग द गुड्स ऑन स्पेशल प्राइसेस. फॉर एग्जाम्पल समर सेल एंड अदर सीजनल सेल्स. देन नेक्स्ट इज डिस्काउंट. रिबेट और डिस्काउंट में मेनली यही होता है कि रिबेट इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड एंड मेनली उसका ये अपनी एक्सेस इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए होता है और स्पेशल प्राइस हम ऑफर कर रहे हैं. एंड इट इज़ टू मेन उसका पर्पस यही होता है एक्सेस इन्वेंट्री को क्लियर करना. बट ऑन द अदर हैंड डिस्काउंट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही है. डिस्काउंट लाइक इट कैन बी 20% ऑफ, 30% ऑफ, इट कैन बी फॉर एवर और इट कैन बी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. सो इट वेरीज. फॉर एग्जाम्पल बाटा ऑफर्स डिस्काउंट अप टू 50%. और इफ़ वी आर गोइंग इन एनी शॉप, तो जो भी उनका MRP होता है, उनकी पॉलिसी होती है कि उससे 20% डिस्काउंट पे ही वो हमें प्रोडक्ट को देंगे. सो दीज आर सम ऑफ द इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर. देन थर्ड वन इज़ रिफंड. रिफंड मीन्स कि जो प्राइस पे किया है कस्टमर ने, उसका कुछ पोर्शन उनको रिफंड कर दिया जाएगा अगर वो प्रूफ दिखा रहे हैं अपनी परचेज़ का. फॉर एग्जांपल रैपर अगर वो रिटर्न कर रहे हैं या पैकेज रिटर्न कर रहे हैं, तो उनको उनका कुछ अमाउंट जो है वो रिटर्न हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा. देन इज़ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वी आर ऑफरिंग वन प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट विद द अदर प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर बाय कर रहा है तो उसके साथ हम कोई एक और छोटा सा प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल LCD TV है तो उसके साथ DVD प्लेयर फ्री दे दिया और कुछ अदर हेडसेट है वो फ्री दे दिया. तो एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट रिलेटेड ही होता है जो हम फ्री दे देते हैं. देन इज क्वांटिटी गिफ्ट. क्वांटिटी गिफ्ट में मेनली जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम उनको ऑफर करते हैं, लाइक बाय 2 kg गेट 1 kg फ्री. सो क्वांटिटी हम ज़्यादा उनको दे रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट की ही क्वांटिटी हम रेस कर रहे हैं. सो दैट इज़ नोन एज क्वांटिटी गिफ्ट. सैम्पलिंग, जब हम प्रोडक्ट के कुछ सैम्पल्स जो हैं उनको फ्री में दे रहे हैं. अभी मेनली ये तब होता है जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है. फॉर एग्जांपल लैक्मी सनस्क्रीन के सैम्पल्स और कोई रेसिपीज़ हैं, कुछ थिंग्स हैं जो कि जल्दी बन जाती है, लाइक रेडीमेड थिंग्स होती है, उनके सैम्पल्स हम कुछ लिमिटेड कंज्यूमर्स में ही देते हैं. सो सैम्पल तो देते हैं ताकि वो उनको यूज़ करें एंड वो कन्विंस हो जाए उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जब कोई प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च होता है. देन इज़ लकी ड्रॉ. लकी ड्रॉ में मेनली क्या होता है कि परचेज, अगर वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो गिफ्ट विल बी गिवन टू अ विनर. वो ड्रॉ निकालते हैं एंड जो लकी होगा, दैट मीन्स कि इसमें फिक्स नहीं होता कि सबको प्राइज़ मिलेगा, ओनली द लकी वन विल गेट अ प्राइज़. फॉर एग्जाम्पल पर यू शुड कि कुछ ऐसा बोल दिया कि अगर आप ये सोप परचेज़ कर रहे हो या कुछ भी परचेज़ कर रहे हो तो इसके साथ एयरिंग्स आपको लाइक गिफ्ट में मिल सकते हैं, लकी वन को ही मिलेंगे. सो इट डिपेंड्स कि जो विनर होएगा, जो लकी होएगा, जो ड्रॉ के थ्रू निकाला जाएगा, उसी को ही वो असाइन गिफ्ट जो है वो मिलेगा. इन केस नेक्स्ट इज इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट. इंस्टेंट ड्रॉज और लकी ड्रॉज में क्या डिफरेंस होता है? लकी ड्रॉज में ओनली विनर लक बाय चांस होता है, बट इंस्टेंट ड्रॉज में गिफ्ट की श्योरिटी होती है, चाहे वो स्मॉल अमाउंट का गिफ्ट हो और लार्ज अमाउंट का गिफ्ट हो. फॉर एग्जाम्पल ऑन परचेज ऑफ TV, स्क्रैच अ कार्ड एंड विन अ गिफ्ट. उस गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है बट डेफिनेटली कस्टमर विल रिसीव द गिफ्ट. देन इज फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग मीन्स कि जिससे फाइनेंसिंग स्कीम्स हम इजी कर देते हैं उनको. अगर पर्सन के पास लमसम में पेमेंट नहीं है मनी देने के लिए तो दे कैन बाय इन इंस्टॉलमेंट्स, 24 इंस्टॉलमेंट्स और 12 इंस्टॉलमेंट्स एंड एट जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स उनको ये इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज 0% financing. There is no rate of interest on paying the money in installments. Then is यूजेबल बेनिफिट. यूजेबल बेनिफिट में मेनली हम उनको क्या ऑफर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए वी आर गिविंग देम एनी बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट वाउचर
और कूपन के फॉर्म में, लाइक बाय दिस एंड गेट 3 days हॉलीडेज पैकेज फ्री और डिनर फ्री है पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में। तो ये एक यूजेबल बेनिफिट है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं हम उनको गिफ्ट कर रहे हैं, बट एक बेनिफिट गिफ्ट कर रहे हैं जिसको वो उस कूपन, उस वाउचर को वो कभी भी रिडीम कर सकते हैं। सो दीज वर दी सम ऑफ दी incentives or sales promotion techniques that a manufacturer or advertiser can use to convince the consumers to buy. So there are some merits of sales promotion. Attention value. अटेंशन वैल्यू प्रोडक्ट के लिए जनरेट हो जाती है जब कस्टमर्स को पता चलता है कि देयर इज़ फ्री गिफ्ट विद दिस प्रोडक्ट और क्वांटिटी गिफ्ट है, तो वो अटेंटिव हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, लाइक अगर हम सैम्पल्स दे रहे हैं, फ्री सैम्पल्स दे रहे हैं, तो जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो ईजी हो जाता है अगर हम ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे हैं, लाइक बाय वन गेट वन फ्री एंड ऑल। सो इससे वो कन्विंस हो जाते हैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। देन सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स, जो हम अदर एफर्ट्स लगा रहे हैं एंड विद दैट वी आर ऑल्सो अडॉप्टिंग सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, तो इससे सभी हमारे प्रमोशन एफर्ट्स कंबाइन होके जो सेल्स टीम है उनके लिए बहुत ईजी कर देते हैं प्रोडक्ट को सेल करना एंड कस्टमर्स को कन्विंस करना। Then there are some limitations also of this sales promotion. Firstly, it reflects crisis. Crisis किस बेसिस पे होता है that जो users हैं उनको ये लगता है कि maybe the shopkeeper is unable to meet their sales, that is why वो अपनी excess inventory को clear करने के लिए उसको discount पे बेच रहे हैं। तो उनके माइंड में ये भी आ जाएगा maybe it is of low quality। तो ऐसे कुछ crisis जो है business की negative image भी generate हो सकती है। देन स्पॉइल्स प्रोडक्ट इमेज, एज वी सेड दैट प्रोडक्ट इमेज भी कहीं ना कहीं स्पॉइल होती है बिकॉज बायर में स्टार्ट फीलिंग दैट प्रोडक्ट्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, तभी ये सेल नहीं हुए, दैट इज वाई सेलर इज गिविंग शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू क्लियर ऑफ हिज इन्वेंट्री। देन लास्ट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज पब्लिक रिलेशंस। नाउ पब्लिक रिलेशंस मेनली प्रोग्राम्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कंपनी की इमेज को एंड प्रोडक्ट की इमेज को। एवरी कंपनी, मोस्टली जो भी लार्ज कंपनीज होती है उनमें एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है जिनका क्या वर्क होता है मेनली कि प्रोडक्ट एंड कंपनी की पॉजिटिव इमेज को जनरेट करना है, एंड कोई भी अगर नेगेटिव इमेज जो है वो बन रही है तो उनको ट्राई करना कि नेगेटिव ना उनकी पब्लिसिटी हो। सो एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में मेनली यही डिफरेंस होता है कि जो पब्लिसिटी है एडवर्टीजमेंट में हम पेड कर रहे हैं उनको अपनी एड्स शो करने के लिए, बट पब्लिसिटी में वी आर नॉट पेइंग। अगर मीडिया को खुद से किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है या कोई उनके अगेंस्ट कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो पब्लिसिटी उनकी अपने आप हो जाएगी, मीडिया उनको खुद प्रमोट कर देगी। तो पब्लिसिटी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो और इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, बट द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट विल मेक एंश्योर कि जो ये पब्लिसिटी है ये पॉजिटिव फॉर्म में ही हो, नेगेटिव फॉर्म में ना हो। सो दे हैव 5 फंक्शंस मेनली। सबसे फर्स्ट फंक्शन इनको होता है प्रेस रिलेशंस। प्रेस रिलेशंस मीन्स एज वी नो कि जो भी मीडिया होती है दे आर द फर्स्ट वन टू कवर अबाउट पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अबाउट एनी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैगी की जब कंट्रोवर्सी आई थी तो मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया था। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का मेन रोल क्या होता है कि प्रेस जो मीडिया पर्सनस है उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना है एंड टाइम टू टाइम कंपनी एंड उसके प्रोडक्ट्स की प्रेस रिलीज़ करवाना, दैट मीन्स रिलीज़ मीडिया में रिलीज़ करवाना, उनके बारे में कम्युनिकेट करना सो दैट उनकी एक अच्छी इमेज जो है वो मेंटेन रहे। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट पब्लिसिटी। प्रोडक्ट पब्लिसिटी मीन्स कि प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च करना है, जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे पब्लिसाइज करना है और उनके लिए कौन से हम प्रोग्राम स्पॉन्सर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज वी नो जो देयर आर मेनी टेलीविजन शोज जिनको कुछ प्रोडक्ट स्पॉन्सर करते हैं, लाइक एप्पी फिज इज स्पॉन्सरिंग सम शोज, बॉर्नविटा इज स्पॉन्सरिंग सम शोज। सो ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि कैसे एक प्रोडक्ट की पब्लिसिटी क्रिएट करनी है, कैसे उसको पॉजिटिव इमेज जनरेट करवानी है बाय स्पॉन्सरिंग देम इन सर्टेन इवेंट्स, कि उनको स्पॉन्सर करते हैं वो कुछ इवेंट्स को जहाँ पे उनका पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम जो है वो प्रमोट होता है, पब्लिसाइज होता है। देन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में ये होता है कि कंपनी के बारे में कम्युनिकेट करना, कंपनी की जो इमेज है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में कम्युनिकेट करना। दिस इज़ यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ न्यूज़लेटर के थ्रू करते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स या ब्रोशर्स के थ्रू। कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और कंपनी में कुछ भी चेंज आ रहा है, कोई भी अपडेशन आ रही है, तो वो कौन उसको अपडेट करता है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। इट कैन डू थ्रू एनी
इट कैन डू थ्रू रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ब्रोशर्स, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, मतलब प्रेजेंटेशंस के थ्रू भी वो कंपनी की इमेज जो है उसको कम्युनिकेट कर सकता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ही कैन डू. सो लाइक दे कैन गिव स्पीचेस ऑन ट्रेड एसोसिएशंस, किसी सेमिनार में वो जा रहे हैं एंड वहाँ के जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो स्पीच दे रहे हैं कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अगर उन्होंने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है. सो लाइक टीवी चैनल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन रिस्पॉन्डिंग मीडिया, जो मीडिया क्वेश्चंस होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करना. इन दिस वो जो वो होते हैं वो कॉर्पोरेट कंपनी की कम्युनिकेशन करते हैं. देन इज लॉबिंग. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ public relation department is lobbying. Lobbying means maintaining good relations with government officials. That means जो government officials होते हैं, government का बहुत major role होता है business में, business को smoothly run करवाने में. That means अगर government की intervention ना हो तो business smoothly run कर सकता है. तो जो भी ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होते हैं, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं उनके साथ अच्छे टर्म्स मेंटेन करके रखते हैं. दैट मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो एंड कोई भी इंटरवेंशन जो है वो ना आए. सो दैट इज़ वाई दे मेंटेन हेल्दी रिलेशन विद गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज लास्ट इज काउंसलिंग. काउंसलिंग में मेनली पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कैसे हेल्प करता है, कंपनी के जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि कैसे आप अपनी इमेज को इम्प्रूव कर सकते हो, किस वे में प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, एंड जो भी उनके डिसीजंस होते हैं कैसे वो अपनी गुडविल को मेंटेन करें. फॉर एग्जांपल बाय मेंटेनिंग फुलफिलिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जांपल सेविंग द इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, चिल्ड्रंस राइट, एजुकेशन कैसे प्रमोट करें, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें. सच कॉज रिलेटेड एक्टिविटीज़ हेल्प इन प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड प्रमोटिंग द इमेज ऑफ कंपनी टू द पब्लिक. सो वो काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. These were some of the functions of public relation department. In addition to this, public relation department also helps in maintaining, in promoting the products or services of a particular company. For example, they help in building awareness. Awareness कैसे build करते हैं, वो stories बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की एक positive image create करते हैं, उसको dramatize करते हैं. That means इनरिच, उसको ज़्यादा लाइक उसकी वैल्यूज़ बढ़ा के बताते हैं प्रोडक्ट की मीडिया में, सो दैट मार्केट प्लेस में एक एक्साइटमेंट जनरेट हो जाए उस प्रोडक्ट को लेके, एंड जो कंज्यूमर्स है, जो टारगेट मार्केट है, वो कन्विंस हो जाए उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. देन बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं मीडिया वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में. ये पीपल जो भी उन प्रोडक्ट्स के बारे में पब्लिसाइज करके पीपल को बिलीव करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्रेडिबल हैं, इनकी ट्रस्ट क्रेडिटवर्दीनेस बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं. तो हमेशा लाइक या तो वो मीडिया में प्रिंट करवाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेज में, दे कीप ऑन बिल्डिंग द क्रेडिबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी. स्टिमुलेट सेल फोर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है प्रोडक्ट्स को सेल करना, बिकॉज इन्होंने पहले से ही उसकी पॉजिटिव इमेज प्रोडक्ट की क्रिएट कर दी होती है, एक एक्साइटमेंट जनरेट कर देगी मार्केट में, एक एक्साइटमेंट जनरेट कर देते हैं जिससे वो कन्विंस हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. देन लोअर्स प्रमोशन कॉस्ट जो है वो भी हमारी कम हो जाती है, बिकॉज इन एडवर्टाइजमेंट हमें पे करना पड़ता है, बट पब्लिसिटी जो है ये नेचुरली ही हमारी प्रोडक्ट को पब्लिसाइज मीडिया करती है, इधर नेगेटिवली और पॉजिटिवली. तो हमारी अगर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहा है मीडिया के साथ एंड कंपनी की पॉजिटिव इमेज बना रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी की पॉजिटिव पब्लिसिटी होएगी, जो कि जहाँ पे हमें कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, एंड हमारी प्रमोशन कॉस्ट जो है दैट विल ऑल्सो बी लेस. सो फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ पब्लिक रिलेशन. किस वे में हम पब्लिक रिलेशंस की अपनी टेक्निक्स कर सकते हैं इम्प्लीमेंट. फर्स्टली इज न्यूज़ लेटर, प्रिंट और ईमेल्ड न्यूज़ लेटर्स, कि हम अपनी न्यूज़ लेटर्स को प्रिंटेड फॉर्म में दे सकते हैं जिसमें कंपनी को डिस्क्राइब करें, और हम ईमेल कर सकते हैं कंपनी के बारे में. सोशल मीडिया इज़ वेरी पॉपुलर, जहाँ पे ब्रांड्स अपने आप को सोशलाइज कर रहे हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं वो विजिट करें एंड अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में अवेयर कर रहे हैं. प्रेस रिलीज़ मीडिया में रिलीज़ करवा सकते हैं चैनल्स पे, स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और थ्रू द फॉर्म ऑफ रिटन मटीरियल्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में पब्लिसाइज कर सकते हैं. देन डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. Advertising is impersonal form of communication. It is one-way communication, whereas personal selling is personal form, two-way form of communication. Advertising में mainly standardized message होता है जिसको हम transmit करते हैं, but in case of personal selling जो message है वो हमारा consumer की background and understanding के according change हो सकता है.
एडवर्टाइजिंग इज इनफ्लेक्सिबल, एज हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते बायर्स की नीड के अकॉर्डिंग, बट जो पर्सनल सेलिंग है दैट इज हाईली फ्लेक्सिबल, वी कैन एडजस्ट अवर मैसेज एज पर द नीड्स ऑफ बायर. देन इज एडवर्टीजमेंट जो है वो एक ही टाइम में लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक रीच कर सकती है, मैसिव पीपल तक रीच कर सकती है, बट पर्सनल सेलिंग में वी कैन रीच ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स बिकॉज इट इज डोर टू डोर सेलिंग. देन इन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर पर्सन रीच्ड इज वेरी लो, बिकॉज एक टाइम में हम ज़्यादा पर्सनस को कवर कर रहे हैं तो पर पर्सन कॉस्ट इज वेरी लो, बट इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग कॉस्ट पर पर्सन इज क्वाइट हाई. देन एडवर्टाइजिंग कैन कवर द मार्केट इन अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में हम बहुत ह्यूज मार्केट को कवर करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, बट इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग वी कैन कवर ह्यूज मार्केट, हम एक एक पर्सन को कवर कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई इट टेक्स टाइम. देन एडवर्टाइजिंग किस मीडिया के थ्रू हो सकता है, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू, वेयर एज पर्सनल सेलिंग्स हो सकती है सेल्स स्टाफ जो सेल्समैन है उसके थ्रू ही हो सकती है, सो इट हैज़ लिमिटेड रीच. एडवर्टीजमेंट लैक्स डायरेक्ट फीडबैक, एडवर्टीजमेंट में डायरेक्टली फीडबैक नहीं मिल पाता, वेयर एज देयर इज फीडबैक इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग. एडवर्टीजमेंट इज मोर यूजफुल इन क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग इंटरेस्ट इन द कंज्यूमर्स, बिकॉज जहाँ पे कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयर है, बट उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस एंड उसकी ट्रस्ट जो बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी कहाँ पे जनरेट होती है एडवर्टीजमेंट में, वेयर एज जहाँ पे कंज्यूमर्स प्रोडक्ट के बारे में अवेयर ही नहीं है वहाँ पे पर्सनल सेलिंग का रोल आता है, बिकॉज दे मेक द कंज्यूमर्स अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. देन एडवर्टाइजिंग इज मोर यूजफुल इन मार्केटिंग, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की यूजफुल होती है जहाँ पे हमें अपने लार्ज मार्केट सेगमेंट, लार्ज कंज्यूमर्स को टारगेट करना है. पर्सनल सेलिंग इज मोर यूजफुल जहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल बायर्स हैं और इंटरमीडियरीज है सच एज डीलर्स एंड रिटेलर्स हु आर रिलेटिवली फ्यू इन नंबर्स, जो कि फ्यू है नंबर्स में, तो उनके लिए हम मेनली पर्सनल सेलिंग यूज़ करते हैं. So with this our third element of marketing, that is promotion, is over. Now we will cover the last element of marketing, that is fourth P of marketing, place or physical distribution. प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली हमने ये डिसाइड करना है कि जो गुड्स हैं वो एक जगह पे मैन्युफैक्चर हो रही है, बट वी हैव टू ट्रांसफर दैट गुड्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. तो वी हैव टू डिसाइड फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स, हाउ इट विल टेक, एंड चैनल ऑफ इंटरमीडियरीज की, दैट मीन्स कि बीच में हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, किस मीडियम के थ्रू हम अपनी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ईदर वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम डायरेक्टली और वी रिक्वायर हेल्प ऑफ सम इंटरमीडियरीज, सम मिडलमैन who will sell, who will make our goods reach to the final consumers. So we have to take two decisions, important decisions in this, that is decisions regarding channels of distribution and physical movement of goods. Channels of distribution are known as set of intermediaries or middlemen that are involved in the process of flow of goods and services from producers to the consumers. So they, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चरर से गुड्स को फाइनली किसके पास रीच करवाना, जो फाइनल कंज्यूमर है उसके पास. सो देयर आर सम फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय मिडलमैन. फर्स्टली सॉर्टिंग, मिडलमैन क्या करता है, लार्ज अमाउंट में गुड्स जो होती है वो डिफरेंट प्लेसेस से जाके बाय कर लेता है. फॉर एग्जांपल कैश्यू नट्स और एक्सेट्रा डिफरेंट प्लेसेस से बाय कर लिए, जो कि डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, एंड उनका एक ग्रुप बना लेता है. देन नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन में ये मेनली क्या करता है, लार्ज गुड्स को लार्ज होमोजीनियस स्टॉक में ये एक्यूमुलेट करके रख लेता है, इकट्ठा करके रख लेता है. पहले ये सॉर्ट करता है, उनको प्लेसेस फाइंड करता है जहाँ से वो बाय करेगा, देन उनको एक्यूमुलेट करके रख लेते हैं ह्यूज क्वांटिटी में, ह्यूज अमाउंट में उनको एक्यूमुलेट कर लेता है, स्टोर कर लेता है, कि ताकि बाद में ये इनको डिवाइड करके कैटेगरीज में इनको सेल कर सके. देन एक्यूमुलेशन के बाद एलोकेशन. एलोकेशन में ये इनको उनकी ग्रेडिंग कर देता है, उनकी क्लासिफिकेशन कर देता है पर्टिकुलर ग्रुप्स में, लाइक 500 ग्राम, 250 ग्राम, पर्टिकुलर 1 kg में, कि जिससे उनका जो
एलोकेशन है वो ईजी हो जाए, ईजिली वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके और एलोकेट कर सके। देन नेक्स्ट इज असॉर्टिंग। असॉर्टिंग में मेनली क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पर्सन की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो उनको असॉर्ट कर देता है, उनका जो सीक्वेंस है वो डिसाइड कर लेता है कि किस सीक्वेंस में एक प्रोडक्ट में एक अगर कोई पर्टिकुलर सेट है तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए। देन इज प्रोडक्ट प्रमोशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोटिंग दी प्रोडक्ट्स। जो भी सेल्समैन है या मार्केटर है ये उनकी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, प्रोडक्ट की प्रमोशन क्रिएट करने में। सो दे ऑल्सो बाय इन दीज डेमोन्स्ट्रेशन, स्पेशल डिस्प्लेस, कॉन्टेस्ट एक्सेट्रा। वो प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, डिस्प्ले एंड जो भी कंटेस्ट वगैरह होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे प्रोडक्ट की प्रमोशन हो जाए। देन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में ये मेनली क्या करते हैं, दे आर दी वंस, मिडल मैन आर दी वंस जो कि मैन्युफैक्चर से बाय करते हैं एंड कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। तो ये इंश्योर करते हैं कि मैन्युफैक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले एंड जितनी उनकी गुड्स जो की हैं उसका राइट प्राइस उनको मिले। तो ये उनका एक मीडियम होती है सेलर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, तो दे प्ले द रोल ऑफ नेगोशिएटिंग। Then last is risk taking. They also take risk because they buy the goods from manufacturer and जो टाइटल होता है गुड्स का वो ये ले लेते हैं, they are not sure कि वो गुड्स सेल होंगी या नहीं, so they are taking the risk of the manufacturer. Then is there are two types of channels of distribution. Firstly there is direct channel and second is indirect channel. डायरेक्ट चैनल में क्या होता है, जहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिंपली मैन्युफैक्चरर जो है वही फाइनल कंज्यूमर को सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैकडी, मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स होते हैं या फिर बाटा की चेन स्टोर्स हैं जो कि डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स के साथ डील करते हैं। वेयरएज इंडायरेक्ट चैनल में इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल वन लेवल चैनल जिसमें सिर्फ रिटेलर है। इन वन लेवल चैनल लाइक देयर इज़ वन मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर। इन केस ऑफ डायरेक्ट चैनल देयर इज़ नो इंटरमीडियरी, डायरेक्टली होती है। बट इन केस ऑफ वन लेवल चैनल रिटेलर इज़ इन्वॉल्व, रिटेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स बाय करता है एंड देन अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक गुड्स रीच करवाता है। फॉर एग्जांपल कार्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस एक्सेट्रा। तो ये जो मैन्युफैक्चरर होता है वो रिटेलर को आगे देता है एंड रिटेलर पर्टिकुलरली कंज्यूमर्स के साथ डील करता है इन केस ऑफ कार, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस। देन टू लेवल चैनल। टू लेवल में क्या होता है, मेनली टू इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज़ फर्स्टली मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सेल करता है एंड होलसेलर विल सेल टू रिटेलर। क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से गुड्स बाय करता है एंड वो रिटेलर को देता है। रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उनके तक गुड्स जो है वो उनको सेल करता है। सो ये मेनली जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं लाइक सोप, टी, सॉल्ट एक्सेट्रा उनको सेल करने के लिए होता है। एंड वन लेवल चैनल जो है वो मेनली हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स एक्सेट्रा को सेल करने के लिए यूज़ करते हैं। देन थ्री लेवल चैनल होता है जहाँ पे होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट भी इन्वॉल्व हो। एजेंट कहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है, बिफोर होलसेलर, बिटवीन द होलसेलर एंड रिटेलर और आफ्टर रिटेलर। तो जहाँ पे बहुत हमें लार्ज लेवल्स कवर करने होते हैं वहाँ पे मेनली हमारे लार्ज टारगेट ऑडियंस होती है, तो वहाँ पे हमारे उतने ही ज़्यादा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सो वी require 3 level channels. Then next topic is factors determining choice of channels of distribution. हमने डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मार्केट फैक्टर्स। मार्केट फैक्टर्स में साइज ऑफ द मार्केट। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ बायर्स स्मॉल हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वी हैव स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स, उनको कम बायर्स करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने शॉर्टर चैनल यूज़ कर सकते हैं कि बिकॉज वी आर हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बट जहाँ पे हमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देने होते हैं लाइक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे हम अपने लार्जर चैनल, दैट मीन्स हम इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट चैनल्स नहीं कर रहे। देन इज साइज ऑफ ऑर्डर। साइज ऑफ ऑर्डर मीन्स पहले हमने साइज ऑफ मार्केट डिसाइड किया था। साइज ऑफ मार्केट मीन्स कि कितने पर्सन्स हैं उनको बाय करने के लिए। साइज ऑफ ऑर्डर मीन्स क्वांटिटी परचेज। फॉर एग्जांपल जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में पर्सन्स जो होते हैं, उनके बायर्स जो होते हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो उसके लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज जो होते हैं उनकी नीड होती है। These were about market factors. Then next is product related factors. Product related factors में we cover
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर मेनली टेक्निकल, डिफ़िकल्ट टू मेक एंड दे आर एक्सपेंसिव। तो जो टेक्निकल होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनमें हम शॉर्टर चैनल्स प्रेफर करते हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरर है वो ईजिली एक्सप्लेन कर पाए कस्टमर्स को अबाउट दैट प्रोडक्ट, एंड दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो, सो वी प्रेफर शॉर्टर चैनल्स। बट इन केस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे हम लार्जर चैनल्स प्रेफर करते हैं। Then perishability of products like fruits, vegetables etc. they are perishable in nature, तो दैट इज़ वाई इनके लिए हम शॉर्टर चैनल्स प्रेफर करेंगे। अगर लॉन्गर चैनल्स करेंगे तो तब तक ये पेरिशेबल हो जाएंगे एंड इनकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड कर जाएगी। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होएगा। देन थर्ड इज कंपनीज इंटरनल फैक्टर्स। कंपनी के कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं लाइक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी फाइनेंशियल साउंड है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी के पास अच्छी है, दैट मीन्स दे हैव ह्यूज मनी, तो दे विल प्रेफर शॉर्टर चैनल्स की, दे विल प्रेफर डायरेक्ट चैनल, बिकॉज डायरेक्ट चैनल में जो हमारी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद ही जो हमारी टारगेट कस्टमर्स है उनको रीच कर रहे हैं, तो इट कैन प्रूव कॉस्टली फॉर अस। तो जो कंपनीज फाइनेंशियली साउंड होती हैं दे गो फॉर डायरेक्ट और शॉर्टर चैनल। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल। जब जो कंपनी है, जो फर्म है, वो अपना कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल अपने हैंड में रखना चाहती है कि किसको किस मार्केट में उन्होंने कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन दैट केस दे विल प्रेफर शॉर्टर चैनल्स। और अगर उनको अपना कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट या कंट्रोल अपना नहीं, प्रॉब्लम है कंट्रोल को आगे शेयर करने में, सो इन दैट केस दे विल प्रेफर लॉन्गर चैनल्स, जहाँ पे वो इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल जो है वो पास कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फैक्टर इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में मेनली हमने क्या डिसाइड करना है कि हमारा जो कंपैटिटर है वो क्या यूज़ कर रहा है, वो इंटरमीडियरी यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल जो भी मोबाइल कंपनीज़ हैं ये अपने जो रिचार्ज होते हैं, इनके रिचार्ज कूपन कहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं, मेनली स्टेशनरी शॉप्स पे और जो कि अदर जनरल स्टोर्स होते हैं। सो कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन से लाइक चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके बेसिस पे हम अपने डिसीजंस लेते हैं। देन लास्ट इज इन्वायरमेंट फैक्टर्स। जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स है उस पर भी हमारा ये डिसीजन डिपेंड करेगा लीगल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस पे कि हमें इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व करना है और डायरेक्ट चैनल्स यूज़ करने हैं। देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दैट हमने प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दो डिसीजंस की बात की थी। फर्स्टली वॉज रिगार्डिंग चैनल ऑफ इंटरमीडियरीज, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस और इंटरमीडियरीज डिसाइडिंग अबाउट देम, एंड सेकंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स में हमारे मेनली कुछ स्टेप्स आते हैं। फर्स्टली इट इज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग मेनली क्या होता है कि जब हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, रिसीप्ट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने तक के जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो इसमें कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल टी इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन असम बट इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कंजम्पशन। सो इसमें कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कि रिसीप्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग में जो हमने कस्टमर का जब ऑर्डर रिसीव किया, देन वी हैव स्टार्टेड मेकिंग द गुड्स एंड फाइनली वो कस्टमर तक प्रोडक्ट हमने रीच करवाना है। इसमें जो भी स्टेप्स होते हैं वो हमारे ऑर्डर प्रोसेसिंग में आते हैं। कस्टमर के ऑर्डर को फाइनली कन्वर्ट करने तक जो भी स्टेप्स है वो हमारे कवर होंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली जो भी गुड्स हैं एंड रॉ मटेरियल्स हैं उनको हम वन प्लेस से फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस ऑफ सेल। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग में मेनली क्या होता है, हम अपनी गुड्स को होल्ड स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, या फिर कुछ हमारी जो अनसोल्ड गुड्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, या अपनी इन्वेंट्री स्टॉक को हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिसके लिए हमें स्टोरेज या वेयर हाउसिंग की सर्विसेज की नीड होती है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स जो हमने मेंटेन करके रखा है। जो गुड प्रोड्यूस तो हो गया लेकिन अभी उसकी सेल नहीं हुई है, अभी मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। देन इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में मेनली हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमारा लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या होएगा। तो लेवल ऑफ इन्वेंट्री जितना ज़्यादा लाइक हमारे पास स्टॉक होएगा उतना ही ज़्यादा हम कस्टमर्स को ईजिली सर्विस कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमने अपने कस्टमर सर्विसेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हमें कितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो है वो कितनी इन्वेंट्री एज अ स्टॉक रखनी है।
तो इसमें कितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री होएगा, ये मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कस्टमर सर्विस कितना फ्रीक्वेंटली हमने अपने कस्टमर को सर्विस करना है एंड कितनी कॉस्ट हमें पड़ रही है उस इन्वेंट्री को होल्ड करके रखने में, उस इन्वेंट्री को एज अ स्टॉक स्टोर करने में। सो ये 2 फैक्टर्स में हम अपनी लेवल ऑफ इन्वेंट्री डिसाइड करते हैं। तो मेनली इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग कवर हुआ कि कस्टमर के ऑर्डर को रिसीव करने से लेके जो भी स्टेप्स होते हैं उसके तक फाइनल गुड को पहुंचाने में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर कवर्ड अंडर ऑर्डर प्रोसेसिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन उनकी स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एंड व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। सो फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स को अफेक्ट करते हैं। फर्स्टली पॉलिसी ऑन द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, लाइक अगर बहुत कस्टमर सर्विस किस लेवल की दे रहे हैं, अगर बहुत फास्ट हम कस्टमर सर्विस दे रहे हैं तो हमें ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर करके रखनी पड़ती है एंड ट्रांसपोर्टेशन जो मूवमेंट होती है गुड्स की दैट शुड बी क्विकर। देन एक्यूरेसी इन सेल्स फोरकास्ट, अगर सेल्स फोरकास्ट जो है वो एक्यूरेट हो रहा है, जो हमारी फोरकास्टिंग टीम है वो एक्यूरेसी के साथ फोरकास्ट कर रही है कि फ्यूचर में इतनी डिमांड होएगी प्रोडक्ट्स की, तो हमारी जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो स्टेबल होती है। बट अगर सेल्स फोरकास्ट एक्यूरेट नहीं है, लाइक सडनली डिमांड आ रही है, सडनली सेल्स हो रही है, तो इन दैट केस हमें उसी वे में अपनी मूवमेंट जो है गुड्स की वो डिसाइड करनी होती है। देन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स जो हमने इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व किए और अगर हम डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू सेल कर रहे हैं वो कितने रिस्पॉन्सिव है, कितनी जल्दी अगर बाई चांस सेल या डिमांड बढ़ती है तो कितनी जल्दी वो रिएक्ट करते हैं एंड खुद को अडॉप्ट करते हैं। देन लास्ट इज इट डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कि जो रॉ मटेरियल्स है या फिनिश गुड्स हैं उनको स्टोर करने में हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है इन्वेंट्री को मेंटेन करने में, तो उस पर भी हमारा डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हमें गुड्स को मूव करवाना चाहिए और हमें उनको स्टोर करके रखना चाहिए। So with this the chapter 11 of business studies, that is marketing, it is over. Next we will cover in next video. Till then, take care.